हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज शमा। आज देखेंगे एमसीक्यू। किससे रिलेटेड होंगे ये होंगे मौलिक अधिकारों से रिलेटेड। तो मौलिक अधिकार कौन सा पार्ट है 3। कौन से आर्टिकल दिए गए हैं? 12 से 35 आर्टिकल दिए गए हैं। तो इन आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से मौलिक अधिकार नहीं था परंतु बाद में जोड़ा गया। लेकिन अभी हैं कितने मौलिक अधिकार? तो मौलिक अधिकार अभी 6 हैं, लेकिन पहले कितने थे? पहले थे 7 मौलिक अधिकार। एक हटाया गया, कौन सा? संपत्ति का अधिकार। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कब हटाया गया? तो ये हटाया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को अभी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और ये आर्टिकल कौन सा दिया गया है? 300A में दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो संपत्ति का अधिकार था अभी वो मौलिक अधिकार नहीं है। अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। पूछा ये जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो मौलिक अधिकार है वो बाद में ऐड किया गया। तो समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल है? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है? 19 से लेकर 22 तक। शिक्षा का अधिकार, ये जो अधिकार है ये मूलतः संविधान में नहीं था, बाद में ऐड किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनेगा कि कब ऐड किया गया है। तो ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 21A। अब ये कब ऐड किया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इसको ऐड किया गया। ये क्या है? शिक्षा का अधिकार। ये ऐड किया गया। कौन सा है ये आर्टिकल? आर्टिकल है 21A और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में ऐड किया गया। लास्ट क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो अधिकार है ये है रेमेडीज। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 14 किन 2 अवधारणाओं पर आधारित है? तो किन 2 अवधारणाओं पर? समान अवसर और कानून के समक्ष समानता। मतलब कानून के समक्ष सारे लोग एक समान है और समान अवसर मतलब हर किसी को एक अवसर मिलना चाहिए, समान अवसर, किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 14 है वो किन 2 अवधारणाओं पर आधारित है? तो वो समान अवसर और कानून के समक्ष समानता पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य द्वारा भेदभाव निषेध किस अनुच्छेद में निहित है? पूछा क्या जा रहा है कि राज्य द्वारा भेदभाव निषेध मतलब राज्य भेदभाव नहीं करेगा। तो ये कहां पर बताया गया? आर्टिकल 15 में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग या उसके जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये कहां पर बताया गया है? 15 में बताया गया है। अभी 14 देखा था। 16 में क्या बताया गया? अवसर की बात की गई है कि किसमें? नियोजन में। नियोजन का मतलब क्या होता है? कि एम्प्लॉय, उनको रोजगार दिया जाएगा, समान अवसर दिए जाएंगे रोजगार के। और 18 में क्या बताया गया? 18 में ये बताया गया है कि उपाधियां नहीं दी जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, 18 उपाधियों से रिलेटेड है, उपाधियां नहीं दी जाएंगी ये बोला गया है। 16 में समान रोजगार के अवसर की बात की गई है। 15 में अभी देखा राज्य द्वारा निषेध भेदभाव कि किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, धर्म, जाति या फिर उसके जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या था? 14 अभी देखा है। समान अवसर और कानून के समक्ष समानता की बात 14 में कही गई है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो नागरिकों के लिए कौन कौन से उपलब्ध है? ध्यान रखिएगा, 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो 5 आर्टिकल हैं, ये 5 आर्टिकल केवल नागरिकों को मिले हैं, विदेशियों को नहीं मिले हुए। तो यहाँ पर अब कौन सा आ रहा है? यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है? कौन सा अनुच्छेद केवल नागरिकों के लिए है? तो यहाँ पर ये हो रहा है 19। ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड ये भी 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल नागरिकों को मिले हुए हैं, विदेशियों को नहीं मिले हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनुच्छेद 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे देश में पृथक किया गया हुआ दास भारत में प्रवेश करते ही स्वतः मुक्त माना जाता है। ये प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? पूछा क्या जा रहा है कि दूसरे देश में पृथक किया गया हुआ दास। दास से मतलब क्या होता है? कि जबरदस्ती जिससे कोई काम कराया जाए, गुलाम। तो अब यहाँ पर गुलाम से रिलेटेड अगर देखेंगे तो आर्टिकल कौन सा है? तो यहाँ पर क्या है? दूसरे देश में पृथक किया गया हुआ दास। अगर इतना देखोगे तो टफ लगेगा, बट यहाँ पर इसका आशय देखो कि क्या बोला जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि अगर कोई दूसरे देश का दास है और यहाँ पर आ जाता है, वो मुक्त माना जाएगा। तो ये आर्टिकल कौन सा है? तो ये आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 23
क्यों? क्योंकि आर्टिकल 23 में बताया गया है बेगारी के बारे में कि किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती बेगारी नहीं कराई जाएगी। तो बेगारी कहां पर है? यह है आर्टिकल 23 में। इसके बाद है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में बताया गया है कि 14 साल से कम एज के जो बच्चे हैं उनसे काम नहीं कराया जाएगा। आर्टिकल 21 यहाँ पर बताया गया है जीवन जीने का अधिकार, गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार यहाँ पर बताया गया है, पानी की फैसिलिटी हो, ये सारी यहाँ पर बताया गया। निजता का अधिकार भी इसी में आया हुआ है। और 20 को ध्यान रखना है कि यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। पहला भी बताया गया है कि जो पूर्व व्यापी कानून होते हैं उनसे उनके विरुद्ध संरक्षण मिलेगा, जैसे कि जो कानून पहले से व्याप्त है उसी के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया तो अपराध के समय जो कानून था उसी के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी, कोई नया कानून बनेगा तो वो उस पर लागू नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर क्या दिया गया है? दूसरा ये दिया गया है, दूसरे में बताया गया है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। और तीसरी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या कही गई है कि अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? पूर्व व्यापी कानूनों के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है। यहाँ पर क्या बोलते हैं कि एक ही व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या, आत्म दोष सिद्धि का अधिकार यहाँ पर मिला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या था? अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मतलब क्या होता है? निवारक निरोध। किस अनुच्छेद में अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है कि सभा करने का अधिकार, कहीं भी आने जाने का अधिकार है। 20 अभी देखा क्या बताया गया? 3 इंपॉर्टेंट क्लॉज दिए गए। 21 जीवन जीने का अधिकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा राइट आंसर के। तो यहाँ पर निवारक निरोध किस अनुच्छेद में अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया है? तो ये आर्टिकल 22 है। आर्टिकल 22 में 3 चीजें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं, उनको देख लेते हैं। आर्टिकल कौन सा देख रहे हैं? 22। तो 22 में 3 इंपॉर्टेंट क्या बातें दी गई हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले पहला क्या दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अरेस्ट हो जाता है, गिरफ्तार हो जाता है, तो उसको अरेस्ट होने का रीजन जानने का अधिकार है कि वो किस रीजन से अरेस्ट हो रहा है। दूसरा, अगर अरेस्ट हो गया है तो वो अपनी पसंद का क्या कर सकता है? वकील कर सकता है अपनी पसंद का। इसके अलावा तीसरा क्या है कि अगर उसको डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें किसमें दी गई हैं? आर्टिकल 22 में दी गई हैं। तो अरेस्ट अगर हो गया तो उसको रीजन जानने का अधिकार है, अपना मनपसंद वकील उसको करने का अधिकार है, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित से कौन सा शामिल नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां पर दी गई है? आर्टिकल 19 में दी गई है। तो आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता दी गई है वो कौन कौन सी है? तो प्रेस की स्वतंत्रता है, इंटरनेट की है, इंटरनेट उपयोग कर सकता है, सरकार की आलोचना वो भी आप कर सकते हो, अगर सरकार को किसी कहीं पर कोई आलोचना करनी है तो वो भी की जा सकती है, लेकिन अश्लील सामग्री फैलाने की स्वतंत्रता नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर यही हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है? नहीं वाले क्वेश्चन में सबसे पहले नहीं को सर्किल करना है तो क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है देख लेते हैं। किसी व्यक्ति को दोहरे अपराध दंड से कौन सा अनुच्छेद बचाता है? अभी आपने देखा कौन सा बचा रहा था? आर्टिकल 20। क्या बताया गया है? यहाँ पर 3 क्लॉज दिए गए हैं जिसमें क्या बताया कि एक ही व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, तो दोहरे अपराध दंड से उसको बचाने की बात हो रही है। तो वो कौन सा है? आर्टिकल 20 है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन, इसका मतलब होता है छुआछूत, किस प्रकार का अधिकार है? अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब छुआछूत को हटाना, ये किस तरीके का किसको मिला हुआ है? क्या पूछा है? किस प्रकार का अधिकार है? केवल नागरिकों के लिए, केवल विदेशियों के लिए, नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि अभी देखा कि 15, 16, 19, 29, 30 ये है, ये केवल नागरिकों को मिले हुए हैं, विदेशियों को नहीं मिले हुए हैं। तो इसलिए ये जो है 17 वो दोनों के लिए है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट्स जारी करने की शक्ति देता है? तो कौन सा? आर्टिकल 32। कितनी तरह की रिट होती है? 5 तरह की रिट होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले हैबियस कॉर्पस, इसे क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी को इलीगली डिटेन किया जा रहा है, इलीगली गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करा सकता है। अब रिट कौन जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहाँ? आर्टिकल 32 और ये 226 के अंतर्गत जारी की जा सकती है।
इसके बाद क्या है, मैंडमस। इसका मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश, परमादेश का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना जो जॉब है उसको ठीक से नहीं कर रहा है, सरकारी अधिकारी, तो उसको ये आदेश दिया जा सकता है कि वो अपनी जो ड्यूटी है वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, प्रोहिबिशन और फिर सर्सोरियर। इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि प्रोहिबिशन का मतलब है रोक लगाना और सर्सोरियर का मतलब भी है रोक लगाना। इसे बोलते हैं प्रतिषेध, इसे बोलते हैं उत्प्रेषण। प्रतिषेध का मतलब होता है कि जब कार्रवाई चल रही होती है लोअर कोर्ट में, अगर कोई कार्रवाई चल रही होती है तो उसको अपर कोर्ट उस पर रोक लगा सकता है कि वो तुम्हारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, तुम उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। बट फिर भी कार्रवाई करते टाइम अगर लगाया जा रहा है तो प्रोहिबिशन। बट अगर कार्रवाई हो गई, कोई डिसीजन आ गया लोअर कोर्ट के द्वारा, तो उस पर अपर जो कोर्ट होगा वो उस पर रोक लगा सकता है। तो अगर रोक लगाई जा रही है डिसीजन आने के बाद, तो वो हो जाएगा सर्सोरारी, जिसे बोलते हैं उत्प्रेषण। लेकिन अगर प्रक्रिया चल रही है, कोई भी कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई को रोकने के लिए अगर दिया जा रहा है आदेश, तो आ जाएगा प्रोहिबिशन में। लेकिन कार्रवाई हो गई, डिसीजन आ गया, उस डिसीजन को पलटने के लिए, तो ये कौन सी आ जाएगी, सर्सोरारी। इसके बाद आता है को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है अधिकार परीक्षा। इसका मतलब होता है कि किस अधिकार से आप अपने पद पर बैठे हुए हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है तो वो किस अधिकार से अपने उस पद पर है, तो वो इससे पूछा जा सकता है। तो ये 5 तरह की रिट्स होती हैं। कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों ही जारी कर सकते हैं। और ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, हाबिस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, मतलब अपने ही शरीर को प्रस्तुत करने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी इलीगल डिटेन किया जा रहा है उससे रिलेटेड है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान अवसर का अधिकार। अवसर, समान अवसर की बात हो रही है क्या, जॉब में समान अवसर होता है, तो समान अवसर का मतलब क्या हो गया, आर्टिकल 16। 15 में तो समानता का अधिकार दिया गया है, मतलब 15 में क्या बताया, लिंग, जाति या फिर किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में बताया गया अवसर की समानता। 17 में बताया गया है अस्पृश्यता, मतलब वो ये जो उन्मूलन होता है, छुआछूत नहीं होगी। और 18 में बताया गया उपाधियों का अंत। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सारे ही इसके आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा सारे ही आर्टिकल। और इसको ऐसे याद रखना है कि 15 में क्या बताएगा, ऐसा नहीं कि 15 से, अगर आपने देखा कि 14 से लेकर 18 तक का आपने याद कर लिया कि 14 से 18 समानता का अधिकार है, तो इसके अंदर 14, 15, 16, 17 और उनके क्लॉज भी पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि उनके अंदर के क्लॉज भी पूछे जाते हैं, लेकिन अभी क्या डिटेल में नहीं देख रहे हैं, अभी सिंपल सा देख रहे हैं कि 15 में क्या बताया गया। तो 15 में ये बताया गया है किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, धर्म या फिर उसके जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर अवसर की समानता की बात की गई है, यहाँ पर छुआछूत नहीं की जाएगी और यहाँ पर उपाधियां नहीं दी जाएंगी, इसकी बात की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पूर्णतः निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखिएगा, हमारा जो 21 जीवन जीने का अधिकार है वो पूर्णतः निलंबित नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर 21 तो है ही नहीं, तो यहाँ पर और कौन सा अधिकार है, तो ध्यान रखिएगा जो 22 अधिकार है, ये दो ऐसे अधिकार हैं 21 और 22, इनको पूर्णतः निलंबित नहीं किया जा सकता। वैसे निलंबित कहाँ से कब किया जा सकता है, आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार, लेकिन ये जो दो अधिकार हैं, ये दोनों अधिकार पूर्णतः निलंबित नहीं किए जा सकते, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कौन सी रिट गैर कानूनी निरोध, मतलब गैर कानूनी तरीके से किसी को हिरासत में लेने के विरुद्ध सुरक्षा देती है। तो अभी देखा कौन सा, हबीस कॉर्पस। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि हिंदी में ना देकर इंग्लिश में दे दिया जाता है, भले ही आप हिंदी मीडियम से हो। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हबीस कॉर्पस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य के विरुद्ध संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाता है। तो इसके बारे में स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि आर्टिकल 300A, यहाँ ये कब हटाया गया, मौलिक अधिकारों से जो संपत्ति का अधिकार है वो कब हटाया गया, तो वो आर्टिकल, ये कौन सा था, 44वां संविधान संशोधन 1978, और कहाँ पर डाल दिया गया, 300A में इसको डाल दिया गया। तो अभी ये मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो अभी इसको देखना है, कैसे देखेंगे, 29, 30 किसके अंतर्गत आते हैं, 29 और 30 दोनों में अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू प्राइवेसी, अभी बताया था निजता का जो अधिकार है वो राइट टू प्राइवेसी कहाँ आएगा, आर्टिकल 21 में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाल श्रम 14 वर्ष से कम
किस अनुच्छेद में प्रतिबंधित है? तो किसमें? 24 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24। अभी इसको देखा था। नेक्स्ट देखते हैं, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग ही कौन सा देखा जा रहा है? भाग 3 देखा जा रहा है। तो भाग कौन सा हो जाएगा? 3, क्योंकि मौलिक अधिकारों की बात हो रही है और मौलिक अधिकार किसमें है? पार्ट 3 में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई कर विशेष रूप से धर्म आधारित नहीं लगाया जा सकता? तो ये किस में कहा गया है? ये कहा गया है आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 27 में ये बताया गया है कि धर्म, कोई भी जो कर होगा वो विशेष रूप से धर्म आधारित, धर्म के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा राज्य वित्त पोषित संस्थानों में प्रतिबंधित है? तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर 28 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि अगर राज्य वित्त पोषित है, मतलब राज्य के द्वारा वित्त पोषित है अगर कोई भी संस्थान शिक्षा का, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A, अभी देखा है ना, आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। तो आर्टिकल कौन सा है? 21A। और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स किस न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं? किसके द्वारा लागू किए जा सकते हैं? केवल हाई कोर्ट के द्वारा, केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या फिर दोनों के द्वारा? दोनों ही लागू कर सकते हैं, तो कहीं पर भी जाया जा सकता है। तो सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय दोनों राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्या है, किस अनुच्छेद में पहले से प्रभावी दंड से सुरक्षा दी गई है? तो किसमें दी गई है? 19 में तो नहीं दी गई है। 19 में क्या बताया गया? 19 में बताया गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो किसमें दी गई है? 20(1) में क्या बताया गया? जो पहले से विद्यमान है, जो पूर्व व्यापी कानून है, उसके बारे में बताया गया है 20(1) में। तो 20(1) में क्या दिया गया कि पहले से प्रभावी दंड ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि बाद वाला कोई अगर आ जाता है दंड, कोई भी कानून बदल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग सजा नहीं दी जा सकती। अब 20(2) में क्या बताया गया कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती, एक अपराध के लिए एक ही बार होगी। तो दोहरे दंड से जो सुरक्षा दी गई है वो यहीं पर दी गई। इसके अलावा खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये 20(3) में दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 12 के अनुसार स्टेट की परिभाषा निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? संसद शामिल है, राज्य विधानमंडल है, स्थानीय प्राधिकारी भी है, निजी बैंक शामिल नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 12 में स्टेट की व्याख्या किस भाग के प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती है? 12 में जो परिभाषा दी गई है वो सिर्फ 12 आर्टिकल 12 है, लेकिन पार्ट कौन सा है? 3। तो 12 आर्टिकल में जो परिभाषा दी गई है वो पार्ट 3 और पार्ट 4 नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के लिए भी यूज की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4 दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, अदर अथॉरिटीज का विस्तृत अर्थ सबसे पहले किस केस में दिया गया? पूछा ये जा रहा है कि अदर अथॉरिटीज का मतलब क्या होता है, जो अन्य प्राधिकारी है वो उसका मतलब क्या होता है? उसमें बहुत सी विस्तृत व्याख्या है उसकी, समय समय पर उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जोड़े गए। तो सबसे पहले क्या जोड़ा गया ये पूछा जा रहा है, किस केस में ऐसा कहा गया, उसकी विस्तृत अर्थ निकाला गया। तो किस में निकाला गया? राजस्थान विद्युत मंडल केस में, क्योंकि इसको एक राज्य माना गया। किसको? राजस्थान, जो ये इसका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था उस बोर्ड को क्या माना गया? एक राज्य माना गया। ये अदर अथॉरिटीज के अंतर्गत आया। ये पहले बार कब हुआ, कौन से केस में हो? तो राजस्थान विद्युत मंडल केस में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अनुच्छेद 13(2) किसे निरस्त घोषित करता है? संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून कोई भी असंवैधानिक कानून। देखिए 13(1) में क्या बताया गया है? पहले 13(1) में ये बताया गया कि जो कानून पहले से ही विद्यमान है, संविधान लागू होने से पहले, तो वो जो जहां तक असंगत है उनको वहां तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा। जहां तक वो संगत होंगे, मतलब अगर उसका कोई पार्ट ठीक है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर 13 का जो क्लॉज 1 है वो किसके बारे में बात कर रहा है? वो बात कर रहा है जो कानून संविधान लागू होने से पहले चले आ रहे थे, जो विधियां चली आ रही थी। और 13(2) की बात कहां पर की गई है? जो संविधान बनने के बाद। तो यहाँ पर किसकी बात हुई है? संसद द्वारा बनाया गया कोई भी असंवैधानिक कानून क्या हो सकता है? निरस्त घोषित हो सकता है। बल्कि वैसे ऐसा कहा गया है कि ऐसा संसद ऐसा कोई कानून बनाएगा ही नहीं जो न्याय किससे, मौलिक अधिकारों से असंगत है। तो अगर बन गया तो उसको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। ये 13(2) में बताया गया। तो 13(1) में बताया गया जो पहले से विद्यमान थे संविधान लागू होने से पहले, 13(2) में बताया गया है संविधान लागू होने के बाद, और 13(3) में क्या बताया गया है? 13(3) में ये बताया गया है कि ये विधि होगी क्या क्या, विधि के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो विधि की परिभाषा दी गई है 13(3) में।
13(4) में ये बताया गया है कि संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वो विधि के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर किसी भी कानून में संविधान संशोधन कर दिया गया तो वो असंवैधानिक नहीं होगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए खराब। अगर बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई फर्क पड़ेगा, उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, मूल संरचना होगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 13(3) में लॉ की परिभाषा में क्या शामिल है? केवल अधिनियम, अधिनियम, आदेश, उपनियम, अधिसूचना, ये सब शामिल है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मौजूदा कानून की केवल असंवैधानिक धाराएं पूरी तरह निरस्त होती हैं, केवल असंगत भाग शून्य माने जाते हैं। पूरे कानून को शून्य किया जाता है, इसे नए संशोधन की आवश्यकता होती है। तो अगर कोई भी मौजूदा कानून है और वो असंवैधानिक है, तो उसका वही पार्ट असंगत माना जाएगा, उसका वही पार्ट निरस्त किया जाएगा जो असंगत होगा। तो केवल असंगत भाग शून्य माने जाएंगे, बाकी वैलिड रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, केवल असंगत भाग ही शून्य माने जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स मतलब ग्रहण का सिद्धांत, निष्क्रिय। इसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई कानून असंगत है तो वो असंगत वाला क्या होगा कि असंगत वाला तो माना ही नहीं जाएगा, उतने को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर किसकी कहाँ पर बात की गई है? जो आर्टिकल 13 का 1 है ना, जो पहले से विद्यमान विधियां हैं, तो उनमें से वो पार्ट ले लिया जाएगा जो असंगत नहीं है, बाकी को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसी को कहते हैं इक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, या फिर ग्रहण का सिद्धांत, या फिर निष्क्रिय। किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 13(1) से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट में पीएसयू सार्वजनिक उपक्रम को शामिल करने का मुख्य आधार क्या है? मतलब पीएसयू को स्टेट माना गया है, राज्य माना गया है, तो राज्य उनको माने जाने का रीजन क्या है, क्या आधार है? तो उनका जो मेन आधार है वो ये था कि राज्य का अत्यधिक नियंत्रण था। राज्य का अत्यधिक नियंत्रण होने की वजह से भी पीएसयू को क्या मान लिया गया है? सार्वजनिक जो उपक्रम होती हैं, जो कंपनियां होती हैं, उनको क्या मान लिया गया? उनको राज्य का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या, राज्य का अत्यधिक नियंत्रण होने के आधार पर ही उनको राज्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 13(1) किससे संबंधित है? तो 13(1) किससे? जो पहले से व्याप्त कानून है। तो कौन सा? मौजूदा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो कानून मौजूद थे उनके, तो मौजूदा कानूनों की वैधता के लिए, मतलब 13(1) किससे संबंधित है? कि जो कानून पहले से ही विद्यमान थे, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले जो विधि थी उसके बारे में। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी संस्थान स्टेट माना जाएगा यदि? वैसे निजी जो संस्थान होते हैं वो स्टेट नहीं माने जाते, लेकिन अगर वो सरकार सार्वजनिक काम करे और राज्य का उस पर गहरा नियंत्रण हो तो वो क्या माना जाएगा? वो भी स्टेट माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरलिटी मतलब पृथक्कृत्यता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका मतलब ये हुआ कि असंगत भाग हटाना, शेष को मान्य रखना। मतलब जो असंगत भाग है उसको हटा देना और जो असंगत नहीं है उसको एक्सेप्ट कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा? पृथक्कृत्यता का सिद्धांत हो जाएगा। क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा अनुच्छेद राज्य को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को बनाने से रोकता है? तो कौन? 13(1) पहले से जो विद्यमान है संविधान लागू होने से पहले, और 13(2) संविधान को ऐसे कानून बनाने के लिए क्या है कि अगर ऐसा कानून कोई नहीं बनाएगा, संविधान, ऐसा कोई भी कानून संविधान द्वारा नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करे। तो कौन सा है आर्टिकल? आर्टिकल है 13(2), 13 का क्लॉज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की परिभाषा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अर्थ क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि संपूर्ण केंद्रीय कार्यपालिका, केवल संसद नहीं, केवल राष्ट्रपति नहीं, केवल मंत्रालय नहीं, संपूर्ण केंद्रीय कार्यपालिका किसके अंतर्गत आ जाएगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा कि राज्य के नियंत्रण वाले निकाय भी आर्टिकल 12 का हिस्सा है? आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है जो पार्ट 3 और 4 दोनों के लिए वैलिड होती है। तो ये किस में कहा? राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस में कहा गया। इस बोर्ड को क्या माना गया? एक राज्य के नियंत्रण वाले था निकाय, इसीलिए इसको ये स्टेट माना गया। ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे और आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि 12, 13 या फिर और भी आर्टिकल किससे रिलेटेड है। तो ऐसी ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।